नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप है मेरे साथ में एक बहुत ही शानदार टॉपिक में, जो कि आप लोगों को जानना एज ए सिटीजन बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको ज्यादा जरूरी है एक सोशल मीडिया उपभोक्ता के रूप में, आपको बहुत ज्यादा जरूरी है ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के उपभोक्ता के रूप में। तो एक बहुत ही शानदार टाइटल लेकर के मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं, जिस टाइटल में आज हम चर्चा करने वाले हैं कि अब सोशल मीडिया फ्री हैंड नहीं, डिजिटल मीडिया के लिए सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। तो हम चर्चा करेंगे कि ऐसी कौन सी बातें हुई हैं जिसकी वजह से अब सोशल मीडिया को फ्री हैंड नहीं कहा जा रहा है। सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो आपके मन में उठता रहेगा कि क्या सोशल मीडिया भी अब सेंसर होने लगेगा, क्या सोशल मीडिया भी अब सरकारी नीतियों की गिरफ्त में आ जाएगा। तो आइए मेरे प्यारे साथियों चर्चा करते हैं, एक एक तथ्य के बारे में जानने का प्रयास करते हैं कि क्या है इसके पीछे की पूरी कहानी। मेरे प्यारे साथियों, हाल ही में केंद्र सरकार के दो प्रमुख मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद और प्रकाश जावड़ेकर जी के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने हाल ही में कुछ नई गाइडलाइंस जारी की, उनके बारे में जनता को बताया। गाइडलाइंस का नाम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिकल कोड रूल 2021। अब बहुत ही महत्वपूर्ण बात को पहले समझने की आवश्यकता है। बहुत ज्यादा जरूरी बात क्या है सर? ये गाइडलाइंस हैं, क्या इसमें कोई एक्ट की बात की गई है क्या यहां पर किसी कानून की बात की गई है क्या? तो आपके आंसर को समझिएगा, जी नहीं, ये कानून अभी नहीं है। कानून ऑलरेडी हमारे पास है और उसका नाम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, जिसे आप आईटी एक्ट कहते हैं। उस आईटी एक्ट के तहत ही यहां पर कुछ नए रूल रेगुलेशंस जारी किए गए हैं। अब दूसरी बड़ी बात, सर ये रूल रेगुलेशंस किनके लिए जारी किए गए हैं? तो आपको बहुत ज्यादा जरूरी है जानना कि तीन चीजें हैं जिनके लिए रूल रेगुलेशन जारी हुए हैं। कौन कौन सा? सबसे पहली चीज है सोशल मीडिया, बिल्कुल अलग। दूसरा डिजिटल न्यूज। डिजिटल न्यूज का मतलब हुआ आप मोबाइल पर जो न्यूज़पेपर का कंटेंट पढ़ रहे हैं, दैट इज नंबर 2। नंबर 3 मेरे प्यारे साथियों, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स। ओटीटी बोले तो ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स। ये कौन से प्लेटफॉर्म होते हैं जिन्हें आप लोग मेरे प्यारे साथियों नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, इसके माध्यम से, हॉटस्टार के माध्यम से मोबाइल में बिना डिश कनेक्शन के देखते हैं, दैट इज ओटीटी प्लेटफॉर्म। इन तीनों के लिए गाइडलाइंस जारी की गई। महत्वपूर्ण बात है कि ये गाइडलाइंस तो जारी की गई हैं, लेकिन ये सेल्फ रेगुलेटरी हैं। अब इनका क्या मीनिंग है, आइए मैं अब आपको बताता हूं। एक एक करके हर किसी के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहली और जरूरी बात जो आपको पता होनी चाहिए वो है सोशल मीडिया के संबंध में। मेरे प्यारे साथियों, सोशल मीडिया जैसे व्हाट्सएप है, फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टा है, इसके लिए क्या गाइडलाइंस जारी की गई हैं, अब आप उन्हें सुनिए। यदि किसी के पास या फिर कोई भी कंटेंट आपने डाला, देखिए आज भी यह होता है कि आपका कोई भी कंटेंट जब आप ट्विटर, फेसबुक या इंस्टा पर डालते हैं तो उसके नीचे एक ऑप्शन आता है जिसे आप रिपोर्ट का ऑप्शन कहते हैं। जैसे ही आप उस ऑप्शन पर, रिपोर्ट के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो रिपोर्ट में आपसे ऑप्शन पूछता है कि ये आज भी आता है। ऐसा नहीं है कि सरकार के कहने से वो नया ऑप्शन क्रिएट होगा, जी नहीं, ऑलरेडी है। उसमें वो पूछता है ये ऑप्शन के बारे में कि ये कोई स्पैम है, ये कोई हरेसमेंट है, ये न्यूडिटी की बात करता है, ये सेक्सुअल कंटेंट की बात करता है। आपसे वो 4-5 विकल्प पूछता है कि आप इसके बारे में रिपोर्ट क्यों कर रहे हैं। रिपोर्ट का मीनिंग ये मत समझना कि सरकार से रिपोर्ट, पुलिस से रिपोर्ट की जा रही है, नहीं। आप कंपनी से कह रहे हैं कि मैं इस कंटेंट के खिलाफ रिपोर्ट कर रहा हूं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, ये कुछ गड़बड़ है। दैट इज आपके द्वारा की गई एक शिकायत कंपनी को। क्लियर? अब क्या करना होगा, ध्यान से सुनिए। यदि किसी कंटेंट के खिलाफ, आपके खिलाफ, यानी किसी कंटेंट के खिलाफ, लेट से आपने कोई ट्वीट किया, उस ट्वीट के खिलाफ किसी ने रिपोर्ट किया, तो रिपोर्ट करने पर किसी ने अगर कहा कि मुझे यह समझ नहीं आ रहा है, तो कंपनी को यह कहा गया है, स्पेशली सोशल मीडिया को, कि आपको उसे 24 घंटे के भीतर भीतर हटा देना होगा। 24 घंटे में हटाइए अगर किसी कंटेंट के ऊपर शिकायत मिली है। नंबर दूसरा, मेरे प्यारे साथियों, एक जो दूसरी बात यहां पर की गई है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और वो क्या है? अगर कोई भी फेक न्यूज निकलती है या फिर कोई ऐसी घटना जिसको अफवाह कहा जा सकता है, या कोई गलत इंफॉर्मेशन आ जाती है, और ऐसी इंफॉर्मेशन अगर आई और उसका रिपोर्ट हुआ, तो मेरे प्यारे साथियों ऐसी स्थिति में
आपको सरकार के पूछने पर यह बताना होगा कि यह ओरिजिनेट कहां से हुई। आप वर्तमान परिदृश्य में इस तरह की बहुत सी घटनाएं न्यूज मीडिया पर देख रहे हैं, जैसे हाल ही में ट्विटर पर जो दिशा रवि वाला केस हुआ था, जिसमें टूल किट दिशा रवि ने शेयर की थी, उसको लेकर के कि भाई ये शेयर किसने की। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं, यदि कोई कंटेंट किसी विदेशी व्यक्ति द्वारा शेयर किया गया है तो आपको सरकार के पूछने पर यह बताना होगा कि इंडिया में इसे सबसे पहले किसने शेयर किया। आपको सरकार के पूछने पर इंफॉर्मेशन देनी होगी। यह गाइडलाइंस कंपनियों को जारी कर दी गई है। नंबर 2 हो गया। नंबर तीसरा क्या है, अब वो सुनिएगा। कितनी शिकायतें आई और आपने उस पर क्या कार्यवाही की, यह भी आपको हर महीने रिपोर्ट करना होगा। एक बार जल्दी से सेशन शेयर कर दीजिएगा मेरे प्यारे साथियों, जितने भी इस समय देख रहे हैं, या सेशन को जो भी व्यक्ति दिन में देखें वो भी, क्योंकि मैं इसमें आपको एक एक चीज बहुत ही विस्तार पूर्वक और बहुत ही एक्सप्लेनेटरी मोड में समझाने वाला हूं, क्योंकि इससे आप सभी लोग प्रभावित होते हैं। कितनी शिकायतें आई और उस पर आपने क्या कार्यवाही की, इस रिपोर्ट को आपको हर बार अपनी सरकार को हर महीने बताना होगा। अब ध्यान से सुनना, अगर मान लीजिएगा आपने कोई रिपोर्ट करी, कंपनी ने उस पर क्या कार्यवाही करी, कंपनी यह नहीं कह सकती कि मैंने काम करके छोड़ दिया। जी नहीं, सरकार को अब आपको बताना मैंडेटरी कर दिया गया है। हर महीने आप बताओगे कि हमने क्या काम किया। तीसरी चीज मेरे प्यारे साथियों, आपने बहुत बार देखा होगा ट्विटर, फेसबुक, इंस्टा पर ब्लू टिक लगा हुआ आता है। कई बार आपने देखा होगा ट्विटर के कॉर्नर पर किसी मंत्री का वो है नाम और उसके बगल में ब्लू टिक आता है। ब्लू टिक का मतलब होता है वेरिफिकेशन, कि आपने वेरीफाई कर दिया कि हां ये व्यक्ति वेरीफाइड है। तो अब इसमें कहा गया है कि यदि कोई यूजर ये कहता है कि मेरा अकाउंट वेरीफाइड अकाउंट में कन्वर्ट कर दो, तो आपको वो करना होगा। इसका मतलब वो ब्लू टिक वाला अकाउंट उसे बनाना होगा। ऐसा कोई सिस्टम बनाना होगा ताकि यह पता लग सके कि यह व्यक्ति फेक तो नहीं है। अब जैसे मैं अपनी बात बताऊं कि मेरे पास में इस समय टेलीग्राम पर लगभग 2.5-3 लाख लोग जुड़े हुए हैं, फेसबुक पर कम से कम 30-35 हजार लोग जुड़े हुए हैं। अब ऐसी स्थिति में मेरे नाम से बहुत सारे फेक अकाउंट भी चल रहे हैं। अब उस फेक अकाउंट में किसी फेक अकाउंट ने मेरे नाम से कोई मिथ्या या गलत धारणा फैला दी, तो करना क्या है, मैं कंपनी से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि मुझे आप वेरीफाई कर दीजिए, ताकि जो मुझे जानने वाले हैं मेरे वेरीफाइड अकाउंट से यह पता लगा सके कि यह मैं ही हूं। अब आपको तरीका क्या ठीक लगता है वो आप जान लीजिए। आपको लगता है कि मेरी मेल आईडी पर्याप्त है, या फिर मेरा आधार कार्ड या वेरिफिकेशन का कोई और तरीका, वो आप इजाद कीजिए। सरकार ने इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। हां, लेकिन अगर किसी प्रकार का दोषी पाया गया तो 5 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। अब यहां पर एक बात और समझने की है, और वो क्या है, ये सारी बातें आपको सुनते हुए अगर मान लीजिएगा आप पूछेंगे कि सर एक बात बताइए, सोशल मीडिया, एक बार उदाहरण के रूप में समझते हैं सर, लेट से सोशल मीडिया के रूप में ट्विटर को कोई शिकायत भेजी गई। अब ट्विटर उस शिकायत की पालना करेगा, ये कैसे आप अश्योर कर सकते हैं? अच्छा, तो इसके लिए मेरे प्यारे साथियों, सरकार ने यहां पर एक बहुत जबरदस्त बात की है, और वो क्या है, कंपनी को अपने यहां पर 3 स्तरीय सुरक्षा चक्र अपनाना होगा। दोबारा सुनिएगा, कंपनी को अपने यहां पर 3 स्तरीय सुरक्षा चक्र अपनाना होगा। और उसमें क्या है, सबसे पहले आप लोगों को एक रेजिडेंट ग्रीवांस ऑफिसर रखना होगा। ग्रीवांस का मतलब है कि अगर आपको लगता है कि कोई मसला ऐसा है जिसकी वजह से कोई दिक्कत हो रही है, तो एनी टाइम कंपनी के पास में एक व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जो शिकायतों का तुरंत निपटारा करे। नंबर 1, उससे ना हो पाए तो भैया उसके ऊपर एक नोडल कांटेक्ट पर्सन बिठाइए जो 24x7 यानी कि 24 घंटे 7 दिन, अब वो जरूरी नहीं है कि एक व्यक्ति हो, एक की जगह आप 50 बिठाइए, लेकिन व्यक्ति आपको बिठाना होगा। तीसरा कहा गया है, एक होगा चीफ कंप्लायंस ऑफिसर, जो आपको इसलिए बिठाना होगा जो आप लोगों को यह बताता रहे कि सरकार की गाइडलाइंस क्या हैं। कल को ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप ये ना कह दे कि हमें पता ही नहीं सरकार के क्या नियम आदेश आए हैं। एक प्रकार से आप इसे यूं समझ सकते हैं कि सरकार ने डिजिटल मीडिया पर या फिर सोशल मीडिया पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए अपना एक व्यक्ति, जैसे आप लोग आज तक एक नाम सुनते आते हैं, आपने सुना सीईओ है, आपने किसी का नाम सुना सीएफओ, आपने सुना एमडी, अब एक नया ऑफिसर का पद हुआ करेगा और वो अफसर क्या हुआ करेगा, सीसीओ।
चीफ कंप्लायंस ऑफिसर, जो कि कंपनी में सीईओ की तरह ही हुआ करेगा, जो कि कंपनी को बताया करेगा कि भैया सुनो, सरकार की ये गाइडलाइंस हैं, आपको ये सब फॉलो करनी है। उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी। 3 स्तरीय सिस्टम। इससे कंक्लूड क्या करें हम? कंक्लूड ये करते हैं कि सोशल मीडिया का मामला अगर है तो सोशल मीडिया के मामले पर मेरे प्यारे साथियों सारी की सारी जानकारियां जो भी होंगी वो सोशल मीडिया पर शिकायतों के नाम पर कंपनी को ही खुद कुछ करना होगा। सरकार तो आपसे महीने की महीने रिपोर्ट मांगेगी, रिपोर्ट में गलत पाया गया तो फिर आपके खिलाफ एक्शन होगा, उससे पहले कुछ नहीं होगा। अब चलते हैं नंबर 2 पर। नंबर 2 होता है डिजिटल न्यूज। अब आप पूछेंगे डिजिटल न्यूज क्या होता है? मेरे प्यारे साथियों, आज आप लोग बहुत सारे न्यूज चैनल ऐसे भी जानते हैं जो आपके मोबाइल पर ही एग्जिस्ट करते हैं, उनका कोई प्रिंट से लेना देना नहीं है और वो टीवी पर भी नहीं आते। उदाहरण के लिए एक बहुत प्रचलित न्यूज चैनल है लल्लन टॉप, आपने नाम सुना होगा, छात्रों के बीच काफी लोकप्रिय है। तो लल्लन टॉप जो है वो क्या है? वो एक डिजिटल न्यूज चैनल है, अर्थात ना तो वो केबल टीवी पर आता है और ना ही उसका अखबार आता है, लेकिन फिर भी वो समाचार सुनाता है। तो ऐसी न्यूज क्या हुई? डिजिटल न्यूज कहलाई। तो डिजिटल न्यूज के लिए क्या प्लेटफॉर्म बनाया गया है, अब वो सुनिएगा। इन डिजिटल न्यूज को भी इक्विवेलेंट कर दिया गया है, किसके? जैसे कि प्रिंट मीडिया यानी अखबार और केबल टीवी पे आने वाला न्यूज चैनल, उनके इक्विवेलेंट कर दिया गया। उसके लिए क्या किया गया? उसके लिए मेरे प्यारे साथियों यहां पर प्रावधान किया गया है कि उन्हें प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, जैसे कि वो अखबारों पर या प्रिंट मीडिया पर नियंत्रण रखने वाली, प्रिंट और मीडिया पर नियंत्रण रखने वाली जैसे प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया होती है, वैसे ही नॉर्म्स ऑफ जर्नलिस्ट कंडक्ट एंड केबल टेलीविजन नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट के तहत प्रोग्राम कोड का पालन उन्हें भी करना होगा। यानी वो अपने आप को ये नहीं कह सकते कि हम वो हैं, क्या कहते हैं, डिजिटल न्यूज वाले हैं, इन्हें भी अपने लिए नियम कानून पालना करनी होगी। अगेन मैं आपसे यही कहूंगा, डिजिटल मीडिया को भी प्रेस काउंसिल के तहत अपने लिए कोई सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी बनानी होगी। रेगुलेटरी का मतलब क्या होता है? जो आपकी कार्यवाहियों पर निगरानी रख सके, ऐसी कोई बॉडी आपको खुद के लिए बनानी होगी, ऐसा कहा गया है। 2 नंबर पॉइंट क्लियर हो गया। 2 चीजों के लिए समझिएगा, सोशल मीडिया हो चुका, दूसरे नंबर पर मेरे प्यारे साथियों डिजिटल न्यूज हो चुका। तीसरा क्या है? तीसरा है ओटीटी प्लेटफॉर्म्स। अब ये क्या होते हैं? जैसे कि नेटफ्लिक्स, डिज्नी हॉटस्टार, प्राइम वीडियो, अमेजन प्राइम वीडियो, बहुत सारी कंपनियों के जैसे अल्ट बालाजी जाने क्या क्या करके बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स होते क्या हैं? पहले मैं आपको यह बताऊं मेरे प्यारे साथियों, ओटीटी प्लेटफॉर्म है ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स। इनका क्या फायदा होता है? देखो, ये ना तो किसी भी केबल टीवी के कनेक्शन से चलते, ठीक है, ना ही इनको कोई कंपनी वो वाली चला रही है जो न्यूज चला रही हो या धारावाहिक। इनका सिंपल सा कंसेप्ट यह है कि आपके मोबाइल में एक एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन के लिए कंटेंट आपके पैसे लेकर के दिया जा रहा है। आपको जो देखना है देखिए, नहीं देखना है मत देखिए, पैसा दीजिए और कंटेंट देखिए। लेकिन बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हुई, जैसे हाल ही में अगर आपको मालूम हो तो एक वेब सीरीज आई थी तांडव के नाम से। तांडव वेब सीरीज जब आई तो उस पर कंट्रोवर्सी हुई क्योंकि उसमें कुछ आपत्तिजनक दृश्य थे जिनको सरकार के इंटरफेयर के बाद हटाया गया। ऐसी स्थिति में अब सरकार ने यहां पर इसके लिए भी इलाज कर दिया है। लेकिन इससे पहले मैं आपके सामने यहां पर कुछ तथ्य आपको सरकार के से पहले अपने देश के उपभोक्ताओं के बारे में बता देता हूं। भारत में मेरे प्यारे साथियों व्हाट्सएप के 53 करोड़ उपभोक्ता हैं। 53, 135 करोड़ आबादी है, लगभग आधी जो है हमारी आबादी व्हाट्सएप यूज करती है। यूट्यूब पर 44 करोड़ उपभोक्ता हैं, फेसबुक पर 41 करोड़, इंस्टाग्राम पर 21 करोड़ और ट्विटर पर 1.75 करोड़ उपभोक्ता हैं भारत के अंदर। यह वर्तमान डेटा है। अब सवाल बनता है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म का चलन कहां से शुरू हुआ? तो मेरे प्यारे साथियों यह चलन प्रारंभ हुआ था कहां से? मेरे प्यारे साथियों अमेरिका से, फिर धीरे धीरे दुनिया भर में फैल गया। अब सवाल बनता है कि सर एक बात बताइए, इनके लिए क्या किया गया है? बहुत ही सही है भाई, इनके लिए क्या किया गया है वो सुनिएगा। इनसे कहा गया है कि आप लोग कंटेंट दिखाते हैं, काफी बार बहुत सारे लोग भी इस बारे में कमेंट करते हैं कि सर यहां पर कंटेंट कई बार अडल्ट्री से युक्त होता है, कई बार न्यूडिटी से युक्त होता है, बहुत सारी अपशब्द और अश्लील भाषा का उपयोग होता है। ऐसी स्थिति में इनसे कहा गया है कि आप अपने कंटेंट को 5 भागों में बांटिए। कितने भागों में बांटिए? 5 भागों में। कौन कौन से भाग होंगे? सबसे पहले इनसे कहा गया है कि आपने बहुत बार देखा होगा ना,
आप कभी कोई फिल्म देखने जाते हैं तो उसमें लिखा होता है, सेंसर बोर्ड का एक पहला पेज आता है जिसमें U/A लिखा आता है या U लिखा आता है। आप फिल्म देखने अगर जाएं तो इस प्रकार की बातें लिखी आती हैं, सर्टिफिकेट के आगे लिखी होती है। इनसे कहा गया है कि आप लोग अगर कोई मटेरियल दिखा रहे हैं तो उसे 5 भागों में विभक्त करिए। बोले कैसे? आप देख लीजिए कि ये जो आपने शो किया है, क्या इसे सारे की सारे परिवारजन, बच्चे से लेकर के बुजुर्ग तक ये देख सकते हैं? आप खुद से डिसाइड करके बताएं और उसको यू कैटेगरी में डालें। अर्थात आपका जो कंटेंट होगा वो 5 भागों में होगा। एक होगा यू कैटेगरी, या यू का मतलब हुआ यूनिवर्सल, इसको कोई भी देख सकता है, बच्चे से लेके बूढ़ा तक कोई भी देखे, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी कैटेगरी बनाई गई है मेरे प्यारे साथियों, वो है U/A7 कैटेगरी। याद कर लेना, यहां से प्रश्न बन सकते हैं। क्या है U/A7 कैटेगरी? इसका मतलब क्या है? देखने को इसे सभी देख सकते हैं, लेकिन छोटे बच्चों के लिए मना है। छोटे बच्चे भी कौन से? 7 साल से छोटे जो बच्चे हैं उनके लिए मना है, उससे ऊपर वाले देख सकते हैं। तीसरी कैटेगरी बनाई गई है यूनिवर्सल, यानी कि बड़े बुजुर्ग तो सब देख ही सकते हैं, लेकिन A13 यानी 13 साल से नीचे वाले बच्चे उसे नहीं देख सकते, उससे ऊपर वाले जो बच्चे हैं वो इसको देख सकते हैं। ठीक बात है। उसके बाद है U/A16। अगेन यहां पर 16, देखिए 7, 13, 16 ये कैटेगरी बांट दी गई हैं, और फिर इसके अंदर 16 साल का क्राइटेरिया रखा गया है। वो क्या है? 16 साल से नीचे के बच्चे नहीं देख सकते, ऊपर वाले देख सकते हैं। आप उस पर लिख करके दीजिएगा। फिर इसके बाद में मेरे प्यारे साथियों आता है अडल्ट कैटेगरी, जिसमें कहा गया है 18 वर्ष और 18 से ऊपर के लोग इसको देख सकते हैं। आपको ऐसे 5 कैटेगरी बनानी होंगी। उम्मीद है आपको यह बात समझ में आ गई होगी। इसमें मेरे प्यारे साथियों एक बात और कही गई है। शुरुआत की जो 3 कैटेगरी हैं, कौन कौन सी? एक का नाम है यूनिवर्सल, U/A, और ये जो कैटेगरी हैं 13 से ज्यादा उम्र के जो लोगों के लिए हैं। मान लीजिए कौन कौन सी कैटेगरी? U/A13, U/A16 और ये अडल्ट 3 कैटेगरी, जिनकी बड़े लोगों के लिए देखना जिनको अलाउ है, उनके लिए पेरेंटल लॉक देना होगा। पेरेंटल लॉक का मतलब क्या होगा कि एप्लीकेशन में आपको एक सुविधा उपलब्ध करानी होगी कि मां बाप अपने छोटे बच्चे उस वीडियो को ना देख ले, इसके लिए उस पर एक लॉक फैसिलिटी, एक वीडियो के ऊपर लॉक लगा सके। बस एक ऑप्शन आपने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट का मतलब आया पेरेंटल लॉक। एक ऑप्शन आता है जिसका आप पासवर्ड रख दीजिए, और उसमें क्या होगा, आप उस लॉक पर क्लिक करेंगे तो उन वीडियोस को जो कम उम्र के लिए हैं, उन वीडियोस को तो बच्चे देख पाएंगे। बड़ी उम्र का जो कंटेंट है उसको जो छोटे बच्चे हैं वो नहीं देख पाएंगे। आपको जब देखना हो तो उस लॉक को हटाइए और उसको देख लीजिएगा। तो इस प्रकार से पेरेंटल लॉक की भी यहां पर सुविधा की गई है। क्लियर बात हो गई? तो ये आपने दूसरी बात समझ ली। अब यहां पर अगर शिकायत होती है, ये तो आपने बता दिया कि कैटेगराइज कर दिया। अब बताइए अगर यहां पर शिकायत हो गई तो क्या कीजिएगा? इसमें मेरे प्यारे साथियों 3 स्तरीय व्यवस्था अपनाई गई है OTT प्लेटफॉर्म्स के लिए। अब इसको जरा ध्यान से समझने की आवश्यकता है, और वो क्या है? OTT प्लेटफॉर्म से कहा गया है कि आपको लेवल 1 पर एक तैयारी करनी होगी, और वो तैयारी क्या होगी? इसमें 3 फेज का मेरे प्यारे साथियों एक तरीका बनाया गया है, और वो क्या है कि आपको अपने यहां पर एक बोर्ड की स्थापना करनी होगी, और उस बोर्ड में कोई भी रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट का जज। अब यहां पर इस पॉइंट को याद कर लेना, इस विशेष रूप से आपके पेपर के आंसर राइटिंग में यह उपयोग में आएगा। क्या है? लेवल 1 पर आपको एक व्यक्ति बिठाना होगा, लेवल 2 पर आपको एक व्यक्ति बिठाना होगा, और एक 3rd लेवल पर आपको एक व्यक्ति बिठाना होगा। देखिए सोशल मीडिया में आपने जैसे CCO का नाम सुना था, यहां पर भी कहने को 3 लेवल हैं, लेकिन यहां के लेवल डिजिटल मीडिया से या फिर दूसरा जो सोशल मीडिया था उससे बिल्कुल अलग हैं। इस पे क्या कहा गया है, ध्यान से सुनिएगा। इसमें कहा गया है कि जो लेवल 1 है उसमें आपको एक ऐसा व्यक्ति आपको बिठा के रखना होगा जो या तो सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज हो, या हाई कोर्ट का रिटायर्ड जज हो, या उसके समकक्ष का कोई व्यक्ति हो, जिसे आप अपने पास नियुक्त करके रखेंगे। वो यह निर्धारित करेगा कि आपके पास जो शिकायतें आई थी उनका रिड्रेसल आपने 30 दिन के भीतर भीतर किया अथवा नहीं। नंबर 1 बात। नंबर दूसरा कहा गया है मेरे प्यारे साथियों, इसी प्रकार का एक सेल्फ रेगुलेटरी आपको नंबर 2 पर भी, यानी कि उससे भी ऊपर एक लेवल आपको क्रिएट करना पड़ेगा, जिसमें भी लेवल 1 पर जो शिकायतें आई थी उनका निपटान हुआ या नहीं, वो लेवल 2 पर जाएगा। और लेवल 2 के बाद भी अगर उस पर निपटान नहीं हुआ तो अगेन मेरे प्यारे साथियों यहां पर सुन लीजिएगा, और वो क्या है कि भारत का जो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री है, यानी कि मेटी, यानी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग जो है,
वो इन सब का सुपरविजन करेगी। यानी कि त्रिस्तरीय व्यवस्था है। लेवल 1 पर कहा गया है कि आपको एक ऐसा खुद के यहां ही रेगुलेटर बिठाना होगा जो रिटायर्ड जज लेवल का हो। इसके ऊपर भी आपको एक लेवल बिठाना होगा। इसके बाद में अगर ये दोनों लेवल काम के नहीं रहे तो फिर थर्ड लेवल पर जब सरकार अपना खुद का इंटरफेयर करेगी, अर्थात ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर अगर शिकायतों का निपटान सही से नहीं हुआ तो सरकार इस पर भी इंटरफेयर कर पाएगी। तो एक प्रकार से देखिए, सोशल मीडिया किसके अधीन आ चुका? सोशल मीडिया सरकार के अधीन आ चुका। मतलब उनसे कहा है या तो तुम लोग निपट लो और अपनी महीने की महीने रिपोर्ट हमें भेजते रहो। हम तुम छोटे मोटे लोगों से बात नहीं करेंगे, सीधे सीसीओ से बात करेंगे। सीसीओ से पूछेंगे कि बताओ कोई आपत्ति है तो हमको रिपोर्ट दो, अदरवाइज हम कार्यवाही करेंगे। 5 साल तक की सजा का प्रावधान है। ठीक है, वैसे अभी हर गुनाह के ऊपर सजा की स्पष्ट व्याख्या आई नहीं है, लेकिन जो भी एक्सपर्ट है, मैं बहुत सारी न्यूज मीडिया पढ़ चुका हूं, उन सब में कहा गया है अधिकतम 5 साल का सजा का प्रावधान है इस पूरी कहानी के अंदर। अगर ऐसे ही ओटीटी में कहा गया अगर कोई कंप्लेंट आई, आपने निपटान नहीं किया तो फिर आपको भी बुक कर दिया जाएगा। ये तो तीनों चीजें आपको उम्मीद है समझ में आ गई होंगी। तो मेरे प्यारे साथियों, अब आपसे पूछा जा सकता है कि सर ये क्या फायदा करने वाला है? तो मैं आपको बता दूं मेरे प्यारे साथियों, इसकी वजह से जो सबसे ज्यादा फायदा है वो विशेष रूप से महिलाओं को होने वाला है, ऐसा सरकार का कहना है। क्यों? क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है, जैसे मेरे कमेंट में भी कुछ बच्चे लिख रहे हैं कि सर उनका क्या होगा जो महिलाओं के नाम से लड़के बैठे हुए हैं, या लड़के जो हैं वो महिलाओं के नाम से अकाउंट बनाए हुए हैं, या फिर महिलाओं के नाम से कुछ अभद्र टिप्पणियां करते हैं, कई बार मॉर्फ इमेजेस का उपयोग करते हैं, यानी कि शरीर किसी का, चेहरा किसी का, और उसे बदनाम करने के लिए कंटेंट डालते हैं। तो ऐसा कहा जा रहा है, सरकार का कहना है कि ऐसी चीजों का तुरंत निपटान अब हो सकेगा, क्योंकि अब यह पता चल सकेगा कि यह डाला सबसे पहले किसने था। यह कंपनी को भी सरकार को बताना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में आईटी एक्ट की धाराओं के तहत उस व्यक्ति को बुक किया जा सकेगा, पकड़ाया जा सकेगा। तो यह अपने आप में मेरे प्यारे साथियों एक बहुत बड़ा काम है जो सरकार करने की बात कर रही है। उम्मीद है आप लोगों को यह बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। क्लियर है? तो पहली बात तो क्या हुई, महिलाओं के सम्मान के लिए जो हम चर्चा कर रहे थे वो पूरा संतुष्ट हो गया कार्यक्रम। दूसरा क्या है मेरे प्यारे साथियों, यहां पर महिलाओं के कंटेंट के साथ साथ जो ग्रीवेंस रिड्रेसल है अब वो हो चुकेगा। मतलब इससे क्या होगा, इससे यह होगा कि आपकी जो शिकायतें हैं उनका कोई सुनने वाला तो हुआ। अभी तक क्या होता था कि मान लीजिए आपके साथ में सोशल मीडिया पर किसी ने अभद्र टिप्पणी कर दी, आपके पास ऑप्शन केवल एक होता था, आप सोशल मीडिया ही छोड़ दें। मतलब बहुत सारे आपने देखे होंगे सेलिब्रिटीज जिन्होंने ट्विटर छोड़ दिया, व्हाट्सएप छोड़ दिया, फेसबुक छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि लोग वहां ट्रोल कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में उनकी बातों की सुनवाई हो सकेगी। सुनवाई के लिए अब 24/7 एक मैकेनिज्म बनाया जाएगा। इससे एक बहुत बढ़िया बात होगी। तीसरी बात, लोगों के सामने, और ये पूरा एक आंसर है, इसे आप यूज करिएगा। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस प्रकार से आजकल के जो कंटेंट ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर दिखाए जा रहे थे, जिसके चलते आजकल पेरेंटिंग बहुत कठिन हो गई थी, जिसके चलते पेरेंट्स को यह चिंता रहती थी कि वो जो चीजें देख रहे हैं कई बच्चों के हाथ में पड़ गई तो फिर उनके भविष्य का क्या होगा। ऐसी स्थिति में बच्चों के लिए भी मेरे प्यारे साथियों यहां पर क्या हो सकेगा, प्रोटेक्शन हो सकेगा, या फिर पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों को एक प्रोटेक्टेड कंटेंट दिखा सकेंगे। तो ये सारे के सारे फायदे हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये बात भी यहां पर बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो कौन सा एग्जिस्टिंग लॉ था जिसके तहत ये हुआ है? तो ये आईटी एक्ट 2000 ही है हमारा, जिसके तहत सरकार ने ये सारे के सारे रेगुलेशंस निकाले हैं। वायलेशन पर कहा है कि अगर कुछ हुआ, इस एक्ट के तहत की गई जो गाइडलाइंस जो अभी आई हैं उनके तहत अगर कोई वायलेशन हुआ तो युक्त प्रबंध इसके अंदर किए जा सकेंगे। बहुत सारे विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर इसकी पीडीएफ डाल दीजिएगा। बिल्कुल, मैं इस पूरे कंटेंट की पीडीएफ आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल अंकित अवस्थी सर पर कुछ ही मिनटों में डाल रहा हूं। आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे क्लास की सारी नोटिफिकेशंस आपको यहां पर प्राप्त होती हैं। नीचे आपको एक नाम के साथ चलता हुआ डॉक्यूमेंट दिखाई दे रहा है, रेफरल कोड संबंधित। मेरे प्यारे साथियों, यदि आप मेरे साथ यूपीएससी में करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं फॉर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, तो आप अनअकैडमी पर जुड़कर मैं और मेरे साथ में 100 से अधिक टॉप एडुकेटर्स पढ़ा रहे हैं यूपीएससी कैटेगरी में, उनके साथ बैठ करके आप तैयारी कर सकते हैं। वहां पर 15,000 से ज्यादा कोर्सेज अब तक पढ़ाए जा चुके हैं। जो भी कोर्स पढ़ाया है आप उसको पीछे से जाके वापस देख भी सकते हैं। जो क्लासेस निकली हैं उन्हें देख सकते हैं, आने वाली क्लासेस भी देख सकते हैं। मात्र मेरे प्यारे साथियों, ये पूरा कोर्स प्रीलिम्स, मेंस, टेस्ट सीरीज, इंटरव्यू प्रिपरेशन, ये सारी की सारी तैयारियां आपको अनअकैडमी पर
49,500 रुपए में उपलब्ध हैं। यदि आप रेफरल कोड अंकित 10 यूज करते हैं तो यह आपको 44,500 रुपए में उपलब्ध हो जाती हैं। यदि तैयारियों के साथ में आप लोगों को चाहिए कि एक पर्सनल मेंटर भी आपको मिले जो आपको समय समय पर गाइडेंस दे, तो आपको वो सारी व्यवस्थाएं 74,000 रुपए 74,000 रुपए पर एनम में उपलब्ध हैं, जिसे आप 10% डिस्काउंट के साथ मात्र 67,000 रुपए में प्राप्त कर सकते हैं। देश की लीडिंग बैंक्स के क्रेडिट कार्ड्स पर यहां पर ईएमआई की सुविधा भी उपलब्ध है। और मेरे प्यारे साथियों, चूंकि ये प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू की तैयारी तक का पूरा कोर्स, पुरानी क्लासेस, पैरेलल क्लासेस, नई क्लासेस, मेरे अलावा जो क्लासेस चल रही हैं, वो सारी आपको एक ही सब्सक्रिप्शन पर मिल जाती हैं, तो आपके लिए ये बेहतरीन विकल्प हो सकता है। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।